ముఖ్య అతిథి ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వారు ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగుతూ 1900 మధ్యప్రదేశ్ నుంచి విడిపోయి ఛత్తీస్గఢ్ ముఖ్యమంత్రిగా వారు కొనసాగుతా ఉన్నారు. 1990 నుంచి కూడా వారు శాసనసభ్యులుగా ఉంటూ 99లో పార్లమెంట్ సభ్యులుగా ఉన్నారు. ఆ తర్వాత వారు ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగుతూ చిన్న రాష్ట్రాలు పరిపాలన సౌలభ్యం ఏ విధంగానైతే భారతీయ జనతా పార్టీ నినాదముందో ఆ యొక్క రాష్ట్రాన్ని ఆదర్శవంతంగా తీర్చిదిద్దినటువంటి ఒక डायनामिक लीडर श्री रमन सिंह गारू, मैं अभी डॉक्टर रमन सिंह से अनुरोध करता हूं कि इस सभा को संबोधित करें। भारत माता की ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस मैत्री सभा में आपके बीच और पूरी तेलंगाना के जनता की भावनाओं को लेकर चलने वाले यात्रा जो किशन रेड्डी जी ने प्रदेश अध्यक्ष जी ने निकाला, आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। मैं बधाई देने आया हूँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट किशन रेड्डी जी को, जिन्होंने अद्भुत यात्रा 22 दिन 4,500 किलोमीटर 10 डिस्ट्रिक्ट कवर किया और इस पूरी यात्रा में 333 पब्लिक मीटिंग एड्रेस किया। ये जनसैलाब, ये ऊर्जा, जो उत्साह आपके दिख रहा है, मैं छत्तीसगढ़ से यहाँ चल के आया हूँ, आपका पड़ोसी हूँ। जैसा तेलंगाना है वैसी छत्तीसगढ़ है। जैसा मिट्टी, जैसा जमीन, जैसा पेड़, जैसे लोग, जैसे खान पान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में मुझे फर्क महसूस नहीं होता। मुझे लगता मैं अपने घर में अपनी बात कह रहा हूं। आपके दिल की बात, आपकी पीड़ा, आपका संघर्ष, आपकी संवेदना और आपने जितना अपमान सहा है, उस अपमान की पीड़ा आपकी पहाड़ी में, आपके जवान में, आपके चेहरे से झलकता है कि जिस संघर्ष को आपने लंबे समय तक आगे बढ़ाने का प्रयास किया, पर दिल्ली की सरकार ने हमेशा उसको अनसुनी किया है। और दिल्ली में बैठे हुए लोगों को इस बात की आज चेतावनी भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष दे रहे हैं कि समय है, समय के रहते ठीक हो जाए, नहीं तो आने वाले समय में दिल्ली की सरकार बदल के तेलंगाना का निर्माण करने वाले लोग बैठे हैं। नेतृत्व बैठा है। आज इस आयोजन में सभा के अध्यक्ष पी वेंकट रेड्डी जी, एम वेंकैया नायडू जी, सम्मानीय वरिष्ठ नेता हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बंडारू लक्ष्मण जी, सम्मानीय पूर्व केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय जी, डॉक्टर के लक्ष्मण जी, किशन रेड्डी अध्यक्ष जी, एन इंदर सेना रेड्डी, के नरेंद्र जी, श्री पॉल रेड्डी जी, एन रामचंद्र राव जी, प्रोफेसर कोंडेटा राम जी, के स्वामी गौड़ जी, के श्रीनिवास, के लक्ष्मी नारायण और सभी आप पूरे क्षेत्र से आए हुए तेलंगाना के लिए संघर्ष करने वाले मेरे विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता पार्टी, महिला मोर्चा, यहाँ के किसान, यहाँ के कर्मचारी बंधु, जिन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया। हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ये पहला अवसर होगा कि 42 डेज का पूरा स्ट्राइक यहाँ के कर्मचारियों ने अपनी ताकत दिखाई थी। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। अपनी मांग के लिए जो संघर्ष आपने किया, उसके लिए आप यहाँ का पूरा युवा वर्ग कौन भूलता है।
तेलंगाना का पहला आंदोलन 1959 का आंदोलन जिसमें युवकों की खून की होली चली गई। कौन भूलता है उस लंबे आंदोलन के बाद चलने वाली लंबी प्रक्रिया। और इस सरकार ने क्या दिया आपको? इस आंदोलन को सबसे पहले किसी राजनीतिक दल ने समर्थन दिया तो 17 दिसंबर को तेलंगाना लिबरेशन डे मनाकर भारतीय जनता पार्टी ने इसको पहले हाथ दिया। 1998 में लाल कृष्ण अडवाणी जी की उपस्थिति में निजाम कॉलेज में एक भव्य सभा के बाद आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के 1997 की काकीनाडा संकल्प में बंगारू जी बैठे हैं। उस संकल्प में हमने तय किया था कि पृथक राज्य बनाना चाहिए और तेलंगाना के बारे में भी चर्चा हुई थी। इस विषय में बात आई थी कि तेलंगाना राज्य का निर्माण होना चाहिए। सबसे ज्यादा अत्याचार आपने सहा है, सबसे ज्यादा तकलीफें आपने झेली है और ये दिल्ली के लोग अलग अलग कमेटी, अलग अलग कमीशन बना के हिंदुस्तान के इतिहास में किसी राज्य के निर्माण में ऐसा नहीं होगा कि इतनी कमेटी और इतने कमीशन के निर्माण हुए। और कमेटी और कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिया, 6 में से 4 रिकमेंडेशन को उस कमेटी ने स्वयं रद्द कर दिया। ये शर्मनाक बात है कि रिकमेंडेशन करने के बाद उसको वापस लेने के बाद, और इसके लिए जवाबदार है केंद्र की मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी की सरकार। और सबसे पहले गुलाम मुखर्जी कमेटी का निर्माण हुआ, फिर श्री कृष्ण कमीशन का निर्माण हुआ, रोसैया कमेटी का निर्माण हुआ। उसके बाद ये कहा गया कि 9 सितंबर 2009 को संवैधानिक प्रक्रिया प्रारंभ किया जाएगा। ये घोषणा हुआ था आपके राज्य के लिए। ये वो दिन याद करिए कि ये घोषणा हुआ था कि संवैधानिक प्रक्रिया प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? 23 दिसंबर को ये प्रस्ताव वापस ले लिया गया और फिर तेलंगाना चला गया, आपको अपमानित किया गया, आपकी भावनाओं को कुचला गया। मैं आज इसलिए बात करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2000 में किया। 3 राज्यों का निर्माण हुआ, झारखंड का निर्माण हुआ, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ का निर्माण। मैं मुख्यमंत्री के नाते 8 साल पूरा करके 9वें साल पे मैं काम कर रहा हूं। बस जो लोग ये कहना चाहते हैं, जो ये साबित करना चाहते हैं कि छोटे राज्य सफल नहीं हो सकता, मैं उस दिल्ली में बैठे हुए सोनिया जी और मनमोहन जी को कहना चाहता हूं कि छोटे राज्य सफल कैसे हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षक भेज के तेलंगाना की बात करें। 4 करोड़ 4.5 करोड़ की आबादी तेलंगाना। सांस्कृतिक सामाजिक समरसता का भाव, लंबे आंदोलन की संघर्ष की कहानी, ऐसा आंदोलन आपने किया, उसके बारे में कोई छत्तीसगढ़ का निर्माण जो 2000 में हुआ और उसके 40 साल पहले आप आंदोलन शुरू कर दिए। और जब आंदोलन की बात होती है तो छत्तीसगढ़ में इस बात को हम लोग याद करते थे। जब 2000 के पहले छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए जब आंदोलन की बात होती थी तो हमारे वहां के कवि पवन दीवान जी 2000 के पहले जब आंदोलन चलता था पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए, तो हम उस समय कौन सा गीत दोहराते थे। मैं वो गीत दोहराऊंगा तो आपको समझ में आएगा तेलंगाना का आंदोलन कितनी ज्यादा छत्तीसगढ़ को ऊर्जा दिया है। और छत्तीसगढ़ का निर्माण यदि हुआ है तो आपके संघर्ष को देखते हुए जिस बात को हमने प्रारंभ किया, बधाई मैं आपको देना चाहता हूं। वो कविता मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने प्रेरणा कहां से ली, छत्तीसगढ़ ने। उस प्रेरणा के शब्द को बताना चाहता हूं जो कवि के शब्दों में है। हर जवान जब बन जाएगा दीवाना, हर जवान जब बन जाएगा दीवाना, छत्तीसगढ़ बन जाएगा तेलंगाना। ये वो सवाई कहानी है। अब तो हमारा राज्य बन गया, अब मैं उल्टा बोलता हूं, तेलंगाना छत्तीसगढ़ बन जाएगा। ये उस दौर की बात है जब हम लोग संघर्ष करते थे, छत्तीसगढ़ के निर्माण की कहानी कहते थे। गांव में आंदोलन चल रहा था कि हर जवान जब बन जाएगा दीवाना, छत्तीसगढ़ बन जाएगा तेलंगाना। अग्नि कथा लिखनी होगी, अग्नि कथा लिखनी होगी अंगारों को। देखिए इस भाव को समझिए, अग्नि कथा अंगारों से लिखने की बात
बैठे, वो युवा तरुणाई बैठी है जिनके दिल में आग है, जिनके अंदर जोश है, ऊर्जा है। ये अंगारों के बेटे बैठे मेरे सामने। अग्नि कथा लिखनी होगी अंगारों को, कुटिया को झुकना होगा महलों और मीनारों को, कुटिया तक को, झोपड़ी तक मीनारों और महलों को झुकना होगा जब हमारा बन जाएगा तेलंगाना। ये एक झोपड़ी की कहानी है कि महलों को और मीनारों को उस झोपड़ी तक झुकने की बात, यानी सर्वहारा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, गरीब वर्गों के लिए ऐसा राज्य बनेगा जो उसको लगेगा ये मेरा राज्य है, और वहां की चुनौती रहेगी कि हम इस विकास को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसके आगे की पंक्ति है वो अप्रासंगिक है। लूटेंगे जो दुखी गरीबों की इज्जत। बहुत सारे मामले आते हैं, बहुत सारे आतंक और भय की बात आती है। लूटेंगे जो दुखी गरीबों की इज्जत, भून कर रख देंगे ऐसे गद्दारों को। ये आपकी आवाज है कि ऐसे लोग जो आपके आंदोलन को, आपकी आवाज को दबाना चाहते हैं, उनके लिए चुनौती यहाँ के हमारे बैठे वरिष्ठ नेता दे रहे हैं। दिल्ली सरकार, ये फिर केंद्र सरकार को संदेश है, दिल्ली सरकार फिर मत पछताना, फिर गलती स्वीकार मत करना। दिल्ली सरकार को चुनौती है इस सभा के माध्यम से कि दिल्ली सरकार फिर मत पछताना, बदलकर दिल्ली की सरकार लेंगे हम तेलंगाना, लेंगे हम फिर तेलंगाना। वो सरकार बदल देंगे। ये ताकत, ये जज्बा, ये ऊर्जा चाहिए। राज्य निर्माण तो है आपने दिखाया है। 600 युवकों की शहादत हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में राज्य निर्माण के लिए, यह दुनिया के किसी राजनीतिक इतिहास में राज्य के निर्माण के लिए इतनी शहादत। 40-40, 50-50 दिन ऑफिस बंद होते हैं, शहर ठप हो जाता है। मैं आपके इस आंदोलन का सम्मान करता हूं, इसलिए छत्तीसगढ़ से चल के आपको सहयोग समर्थन देने आया हूं कि आप लगे रहे, डटे रहे। विजय आपकी निश्चित होगी। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, आप विजयी होंगे, ये निश्चित। लोग कहते हैं कि छत्तीसगढ़ बन गया, नया राज्य बन गया, हम आपके पड़ोस में हैं। दिल्ली में बैठकर घड़ी लगाते हैं लोग, छोटी छोटी पार्टी वाले, 4 लोकसभा के सांसद, 5 सांसद, छोटे छोटे राजनीतिक दल के लोग बात करते हैं कि हम तेलंगाना बना देंगे। तेलंगाना बनाने की ताकत 4, 5, 6, 7 सांसदों वाली पार्टी बनी है। तेलंगाना बनाने की ताकत अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गडकरी जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनेगी और हम तेलंगाना राज्य बना के देंगे। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको वादा किया है, ये विश्वास आपको दिलाया है। एक दिन में 3 राज्य का निर्माण करने वाली पार्टी जो नारा नहीं लगाती, जो हम कहते हैं वो करके दिखाया है भारतीय जनता पार्टी ने। और सिर्फ नारे लगाने से नहीं, छत्तीसगढ़ निर्माण का, 3 राज्यों का निर्माण का। लोग पूछते हैं कि छत्तीसगढ़ बन गया तो क्या हो गया। एक लंबी छलांग लगाई है इस 9 साल की यात्रा में। विकास की दर में जो सबसे पिछड़ा क्षेत्र था, जो क्षेत्रीय संतुलन का शिकार था, जहां बहुत पूरे से इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिस राज्य से लाखों लोग का पलायन होता था, वो आज छत्तीसगढ़ पूरे आत्मविश्वास के साथ 9 साल की यात्रा में हिंदुस्तान के सबसे विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा होकर सामने बढ़ रहा है। 11.47 11.47 जीडीपी का ग्रोथ है, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा और हिंदुस्तान में सबसे पहला नंबर है। एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ नेशनल लेवल पे 2.3 है। हमने इस साल एग्रीकल्चर सेक्टर में 6.1 का ग्रोथ किया है। छत्तीसगढ़ के पर कैपिटा इनकम में 4 गुनी छलांग हुई है। प्रति व्यक्ति आमदनी आज जिस तेजी के साथ छत्तीसगढ़ में बढ़ा है, छत्तीसगढ़ को हमने बेहतर तरीके से ढालने का काम किया है। हिंदुस्तान के कुल उत्पादन होने वाले स्टील, लोहे का 22% छत्तीसगढ़ बनाता है। कहीं भी यदि बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, भवन का निर्माण हो रहा है, तो 4था और 5वां लोहा का सरिया छत्तीसगढ़ का होगा। हिंदुस्तान के कुल उत्पादन होने वाले सीमेंट का 30% छत्तीसगढ़ बना रहा है, यानी हर तीसरी बोरी हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ का लगता है। एल्यूमिनियम प्रोडक्शन का हम 15% प्रोड्यूस करते हैं।
10,000 मेगावाट पावर जनरेशन में जा रहे हैं। जीरो पावर कट स्टेट इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, डोमेस्टिक सेक्टर के लिए 24 घंटे के लिए, और किसानों के लिए 2 लाख से ज्यादा पंप कनेक्शन दिए हमने। 6,000 यूनिट तक बिजली जो खर्च करता है उससे हम पैसा नहीं लेते। 6,000 यूनिट तक फ्री बिजली दे, उसके बाद 1 रुपया लेते हैं। किसानों के 2,80,000 से ज्यादा पंप कनेक्शन हुए। 3% ब्याज दर में हम लोग किसानों को, और बिजली ऐसा नहीं कि हम 4 घंटे देते हैं, 6 घंटे देते हैं, 8 घंटे देते हैं। किसानों को भी, उद्योग को भी और डोमेस्टिक घर के लिए भी हम 24 घंटा बिजली देते हैं। बिजली की कटौती नहीं होती। बाकी राज्यों में बिजली आ जाता है, बिजली रहती है तो लोग सोचते हैं कि बिजली कब चली जाएगी, और छत्तीसगढ़ में भी आधा घंटा बिजली चले जाए तो गांव का हमारा किसान मुख्यमंत्री से फोन में बात करता है, आधा घंटा हो गया मुख्यमंत्री बिजली गायब। ये स्थिति हमने बनाई। आप किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, मेहनत लोग हैं। हिंदुस्तान का अकेला राज्य छत्तीसगढ़ बना तो क्या फायदा है ये बताना उन कांग्रेस के लोगों को, टीडीपी के लोगों को, चंद्रबाबू के लोगों को छत्तीसगढ़ पड़ोस का राज्य है आपका। अरे आज छत्तीसगढ़ बना है तो हमारी ये ताकत हुई है कि छत्तीसगढ़ के 10 लाख किसानों का 55 से 60 लाख मीट्रिक टन धान, 6,000 करोड़ का धान हम खरीदते हैं, और एक एक दाना किसानों का धान हम खरीदते हैं। पूरा छत्तीसगढ़ का धान 6,000 करोड़ का पेडी प्रोग्राम मुख्यमंत्री सोसाइटी के माध्यम से करते हैं। 100% चेक से पेमेंट होता है। चेक तेलंगाना बन जाएगा, किसानों को चेक से पेमेंट होगा, बिचौलियों से मुक्ति हो जाएगी, और आप अपने धान करेंगे, सरकार के माध्यम से करेंगे। ये फायदा होता है राज्य के सरकार का। 34 लाख परिवारों के लिए 1 रुपये किलो और 2 रुपये किलो चावल दे रहे हैं तो घोषणा नहीं है। मैं आज फिर कहना चाहता हूँ, 34 लाख परिवार यानी 34 लाख परिवार, हर परिवार को हर महीने 35 किलो चावल और नमक और अब चना बस्ता में देना शुरू कर दिया है। उनके घर में पहुंचा के देते, कोई लीकेज नहीं। 100% हमने सिस्टम को बेहतर बनाया। ये फर्क होता है, किसानों के लिए सुविधा हो सकती है। युवकों के पढ़ाई के लिए हम बैंक फाइनेंस कराते हैं, सिंचाई के संसाधन बढ़ाते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लंबी छलांग आई है उसका रीजन, और औद्योगिकरण की दिशा में हम तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। कोर सेक्टर में स्टील, एल्यूमिनियम और दूसरे क्षेत्रों में हमने उत्पादन बढ़ाया है। छत्तीसगढ़ तेजी से आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में सोशल सेक्टर में हमने काम किया है। जो शिशु मृत्यु दर है, IMR है, MMR है, मातृ मृत्यु दर है, मॉल न्यूट्रिशन है, उस लड़ाई में हम आगे बढ़े। मैं तो आज इस आंदोलन और इस सभा में इसलिए आया हूं, इस बात को कहा जाता था कि छत्तीसगढ़ राज्य छोटे राज्य असफल होते हैं, इसलिए दिल्ली में बैठे हुए लोग इस बात को अनसुनी करते हैं। अरे दिल्ली में बैठे हुए लोगों को फुर्सत ही कहाँ है? 1,76,000 करोड़ की घोटाला करने वाले पूंजी में आधे लोग जेल में और आधे लोग बेल में और आधे चिंता में है किसका नंबर लगने वाला। तिहाड़ जेल छोटा पड़ गया है। 73,000 करोड़ का नेशनल गेम का, कॉमनवेल्थ का पैसा खाने वाले लोग जेल से भी निकल नहीं पाए हैं। आधा से आधा मंत्रिमंडल तो वहां पे हालत यह है कि तिहाड़ जेल छोटा पड़ने लगा। ये क्या आपकी भावनाओं को मानेंगे, क्या आपको सम्मान देंगे? सरकार की हालत यह है कि कदम ताल, मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सिर्फ कदम ताल हो रहा है। और भ्रष्टाचार जिस प्रकार से बढ़ा है, जिस प्रकार से देश में अराजकता बढ़ी है, जो हालात आज लोकसभा में है, जिस प्रकार आतंकवादी गतिविधि तेजी के साथ बढ़ी है, सरकार की इससे बड़ी असफलता क्या हो सकती है? आंध्र प्रदेश का हालत तो और जहां तो ऐसा लगता है कि कितने सारे मुख्यमंत्री, कितने सारे मंत्री रोज ये हालात बदलते हैं। यहाँ की सरकार, यहाँ के मंत्री, यहाँ के लोगों के बीच में छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश की सरकार किसानों के मामले में, गरीबों के मामले में, मजदूरों के मामले में, महिलाओं के मामले में पूरी तरह से असफल रही है। और इस सरकार को बदलने का वक्त आएगा तो पूरी तरह से बदलना। ये आंदोलन है, जन आंदोलन। मैं आज कोई आंकड़े गिनाने नहीं आया हूं कि हम आंकड़े आपको बताते रहे, पर मैं आपको
आपको एक चीज बताना चाहता हूँ फिर से एक बात। नए जिले प्रदेश के बनाया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, हमने उसके बाद उसको आगे बढ़ाया। आप आश्चर्य करेंगे, जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तो 16 जिले थे, 16 डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद उसको हमने 18 किया और अब 27 जिले छत्तीसगढ़ में हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद नए जिलों का निर्माण की प्रक्रिया। अब लोग पूछते हैं कि नए राज्य छोटा हो गया, जिले छोटे हो गए तो क्या फर्क पड़ता है? छोटे जिले होने से प्रशासनिक ढांचे का जनता तक जाकर उस काम को क्रियान्वयन की एक ताकत मिलती है और हम इस दिशा में आगे बढ़े हैं। नए जिले का निर्माण अभी हमने किया। मैं उन नए जिलों में गया, 1-1 लाख से ज्यादा लोगों ने स्वागत किया। जन भावना है, लोग चाहते हैं कि प्रशासन का विकेंद्रीकरण हो, नीचे स्तर तक हम शक्ति को ले जाएं और ताकत के साथ बेहतर तरीके से हम काम करें। हम इस पूरी की पूरी आपकी भावना के साथ जुड़ के छत्तीसगढ़ के विकास में, छत्तीसगढ़ की तरक्की में और छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है, आप सबके उस भावना को लेकर आगे बढ़े हैं। मैं आप सबको ये कहने आया हूँ, इस आंदोलन को गति बना के आगे बढ़ाए। किशन जी ने जिस आंदोलन को, जिस मुहिम को आगे बढ़ाया है उसको गति दें और आने वाला कल आपका है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ये आपका आंदोलन आने वाले समय में उस दिन तक चलता रहेगा जब आपका तेलंगाना का निर्माण हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बधाई और शुभकामना देने आया हूँ। संघर्ष आपका जारी रहे और आपने जो स्वागत किया, जो सम्मान दिया, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। एक बार जय तेलंगाना का नारा फिर से गूंजना चाहिए और आवाज दूर दूर तक जाना चाहिए। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय छत्तीसगढ़, जय